आज हम एक गहरी चर्चा कर रहे हैं कि कैसे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन ने भारत के ग्रामीण इलाकों मतलब कंट्री साइड को बदला, खासकर उनके जमीन और टैक्स से जुड़े रूल्स ने। बिल्कुल। और ये रूल्स सिर्फ नियम नहीं थे, इनसे ये तय हुआ कि कौन अमीर होगा, कौन गरीब, किसे जमीन मिलेगी, और ये भी कि लोगों ने इन पर रिएक्ट कैसे किया। हाँ, हम 3 खास क्षेत्रों रीजन्स पर फोकस करेंगे, बंगाल, फिर राजमहल हिल्स और बॉम्बे डेक्कन। सही। और हमारे सोर्सेज होंगे सरकारी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, सर्वेज, फिर फ्रांसिस बुकैनन जैसे यात्रियों के जर्नल्स और काफी महत्वपूर्ण इंक्वायरी रिपोर्ट्स भी, जैसे फिफ्थ रिपोर्ट और डेक्कन रायट्स रिपोर्ट। हाँ, तो हमारा मिशन है इन सोर्सेस से जरूरी जानकारी निकालना। चलिए बंगाल से शुरू करते हैं। बात है 1770s की। बंगाल में बार बार अकाल फैमिन्स पड़ रहे थे, खेती का आउटपुट गिर रहा था। ऐसे में कंपनी का प्लान था परमानेंट सेटलमेंट, जो 1793 में लागू हुआ। मकसद एक तो पक्का फिक्स्ड रेवेन्यू मिले और दूसरे वफादार जमींदार, लॉयल लैंडलॉर्ड्स तैयार हों। पर जमींदार असल में मालिक नहीं थे। अच्छा। हाँ, वो एक तरह से राज्य के लिए बस टैक्स कलेक्टर थे। उन्हें कंपनी को एक तय रकम, एक फिक्स्ड अमाउंट देना होता था। लेकिन ये जमींदारों के लिए आसान नहीं था ना? सुना शुरुआती डिमांड्स बहुत ज्यादा थी। बहुत ज्यादा। और ऊपर से 1790s में खेती की चीजों के दाम गिरे हुए थे, डिप्रेस्ड एग्रीकल्चरल प्राइसेस थे, और फिर वो सख्त सनसेट लॉ था। सनसेट लॉ मतलब तय तारीख पर सूरज ढलने तक टैक्स जमा करना ही है, वरना जमींदारी नीलाम, ऑक्शन हो जाएगी। हाँ। और उनकी शक्तियां, उनकी पावर्स भी कम कर दी गई थीं। तो जमींदार मुश्किल में थे। हाँ, और इसी दौरान गांवों में, खासकर नॉर्थ बंगाल में, जोतेदार्स यानी अमीर किसान, रिच पेजेंट्स ताकतवर हो रहे थे। अच्छा, ये जोतेदार्स कौन थे? इनके पास बड़ी बड़ी जमीनें थीं। वो खेती के साथ ट्रेड और मनी लेंडिंग मतलब साहूकारी भी करते थे, और वो गांव में ही रहते थे। तो वो जमींदारों का विरोध करते होंगे? बिल्कुल, लगान देने में आनाकानी करते थे, और जब जमींदारी नीलाम होती तो अक्सर यही जोतदार उन्हें खरीद लेते थे। लेकिन जमींदारों ने भी कुछ तो किया होगा बचने के लिए। हाँ, उन्होंने भी तरीके निकाले, जैसे फर्जी बिक्री, फिक्टिशियस सेल्स, या बेनामी लेन देन, मतलब किसी भरोसेमंद रिश्तेदार या नौकर के नाम पर जमीन खरीद लेना। बर्दवान के राजा का किस्सा मशहूर है, उन्होंने अपनी माँ के नाम काफी जमीन कर दी थी। अच्छा, और कभी कभी उनके लठैत मतलब लाठी वाले लोग बाहर से आने वाले खरीदारों पर हमला करके उन्हें भगा देते थे। इस सब के बारे में हमें पता कैसे चलता है? आपने फिफ्थ रिपोर्ट का जिक्र किया था। शासन, खासकर बंगाल में, उसकी काफी जानकारी मिलती है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी होगी। क्या? ये रिपोर्ट कंपनी के कामकाज की आलोचना करने के इरादे से भी तैयार की गई थी, तो हो सकता है इसमें जमींदारों की बर्बादी को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया हो। दिखाता है कि ऑफिशियल सोर्सेस को हमेशा क्रिटिकली देखना चाहिए। सही बात है। चलिए अब बंगाल से राजमहल हिल्स की तरफ चलते हैं। ये पहाड़ी इलाका था। हाँ, सूखी पथरीली पहाड़ियां। यहाँ पहाड़िया लोग रहते थे। उनकी जिंदगी जंगल पर टिकी थी। वो कुदाल, हो से झूम खेती, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। झूम खेती? हाँ। मतलब जगह बदल बदल कर? हाँ, जंगल के उत्पाद इकट्ठा करना, थोड़ा शिकार, और कभी कभी मैदानों में बसे गांवों पर छापे, रेड्स भी मारते थे। तो अंग्रेजों का क्या नजरिया था इनके प्रति? अंग्रेजों को ये जंगल अनप्रोडक्टिव लगते थे और पहाड़िया लोग असभ्य, सैवेज लगते थे। वो चाहते थे कि जंगल साफ हो और यहाँ स्थायी खेती, सेटल्ड एग्रीकल्चर हो। इससे टकराव बढ़ा। टकराव मतलब? हाँ, लड़ाई। हाँ, 1770s में तो अंग्रेजों ने उन्हें खत्म करने, एक्सटर्मिनेशन की बड़ी क्रूर नीति अपनाई। फिर 1780s में ऑगस्टस क्लीवलैंड नाम के एक अफसर ने शांति स्थापना, पैसिफिकेशन की कोशिश की। कैसे? पहाड़िया मुखियाओं को भत्ता, अलाउंस देना शुरू किया, इस शर्त पर कि वो अपने लोगों को काबू में रखेंगे। पर इससे हुआ ये कि मुखियाओं का अपनी ही कम्युनिटी में सम्मान कम हो गया। अच्छा। तो पहाड़िया कहाँ गए? वो और अंदर पहाड़ों में चले गए, और बाहरी लोगों पर, जैसे फ्रांसिस बुकैनन जब सर्वे करने आए तो उन पर बहुत शक करते थे। फिर संथाल लोग आए, लगभग 1800 के आसपास। हाँ, और अंग्रेजों को लगा कि ये आदर्श बसावट करता है। ये जंगल साफ करते थे और हल चलाते थे, तो अंग्रेजों ने उन्हें बढ़ावा दिया। 1832 में उन्हें दामिने कोह नाम की एक बड़ी जमीन दी गई कि इसे साफ करो और बसाओ। और संथालों ने तेजी से बस्तियां बसाई भी। 1838 में 40 गांव थे और 1851 तक
करीब 1473 गांव हो गए। आबादी भी 3000 से बढ़कर 82,000 हो गई। जबरदस्त बढ़ोतरी। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि पहाड़िया लोगों को और पीछे हटना पड़ा। पर जल्दी संथालों का भी मोह भंग हो गया। क्यों? क्या हुआ उनके साथ? जमीन उनके हाथ से फिसलने लगी। सरकार भारी टैक्स लगा रही थी। साहूकार, जिन्हें संथाल दिक्कू कहते थे, वो बहुत ऊंचा ब्याज लेते थे और कर्ज न चुका पाने पर जमीनें हड़प लेते थे। जमींदार भी उन पर अपना हक जताने लगे थे। तो मतलब चारों तरफ से मुसीबत। हाँ, इसी सब के चलते 1855 to 56 में संथालों ने विद्रोह कर दिया, जिसे हुल कहते हैं। बहुत बड़ा विद्रोह था ये। उसी तो दबा दिया गया था शायद। हाँ, अंग्रेजों ने बड़ी सख्ती से दबाया, लेकिन इसके बाद सरकार को समझ आया कि कुछ करना पड़ेगा। तो संथाल परगना नाम का एक अलग जिला बनाया गया, जहां संथालों के लिए कुछ विशेष कानून लागू किए गए ताकि उनका शोषण कम हो। आपने फ्रांसिस ब्यूकेनन का जिक्र किया था, वो कौन थे? फ्रांसिस ब्यूकेनन एक डॉक्टर थे, पर साथ ही वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सर्वेयर का काम करते थे। वो जगह जगह घूमकर जमीन, मिनरल्स, पेड़ पौधों, लोगों के रीति रिवाजों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते थे। उनका नजरिया कैसा था? उनका नजरिया कंपनी के व्यापारिक हितों, कमर्शियल इंटरेस्ट और पश्चिमी प्रगति, वेस्टर्न प्रोग्रेस के विचारों से काफी प्रभावित था। वो सिर्फ ये नहीं देखते थे कि क्या है, बल्कि ये भी सोचते थे कि इसे कंपनी के फायदे के लिए कैसे बदला जा सकता है। अच्छा, अब चलते पश्चिम भारत की ओर, बॉम्बे दक्कन। यहाँ 1870s की बात करेंगे, खासकर 1875 के दक्कन दंगों की। हाँ, ये दंगे पूना जिले के सूपा गांव से 12 मई 1875 को शुरू हुए। किसानों ने साहूकारों पर हमला किया, उनके बही खाते और कर्ज के कागज मांगे और जला दिए। और ये तेजी से फैला भी, करीब 30 से ज्यादा गांव में। साहूकार डर के मारे भाग गए। अंग्रेजों को 1857 की याद आ गई, तो उन्होंने सख्ती से इसे दबाया। बिल्कुल, सेना बुलाई गई, करीब 991 लोग गिरफ्तार हुए। लेकिन ये हुआ क्यों? इसके पीछे क्या कारण थे? यहाँ तो व्यवस्था अलग थी बंगाल से। हाँ, यहाँ रेतवाड़ी सिस्टम लागू था, बंगाल के परमानेंट सेटलमेंट से अलग। कंपनी को लगा था कि बंगाल में टैक्स फिक्स करने से उन्हें फायदा नहीं हो रहा, जमीन की कीमत बढ़ने का। और डेविड रिकार्डो जैसे अर्थशास्त्रियों के विचार भी थे कि सरकार को जमीन के किराए पर टैक्स लगाना चाहिए। तो रैयतवाड़ी में क्या था? इसमें टैक्स सीधे किसान रेयत के साथ तय होता था। जमीन की पैमाइश होती थी, अंदाजा लगाया जाता था कि कितनी पैदावार होगी और उसका एक हिस्सा टैक्स रेवेन्यू तय कर दिया जाता था। पर ये परमानेंट नहीं था। नहीं, यही खास बात थी, ये स्थायी परमानेंट नहीं था। हर 30 साल में जमीन का फिर से सर्वे होता था और टैक्स की दरें बढ़ाई जा सकती थी और बढ़ाई जाती थी। ओह, तो इसके नतीजे क्या हुए? नतीजे ये हुए कि 1820s में जब ये शुरू हुआ तो शुरुआती टैक्स की मांग बहुत ज्यादा थी। कई किसान गांव छोड़कर भाग गए, वसूली बहुत कठोर थी। फिर 1832 के बाद कीमतें गिरी, अकाल पड़ा, किसान बुरी तरह कर्ज में डूब गए, साहूकारों के चंगुल में फंस गए। लेकिन फिर कुछ बदलाव आया। कॉटन बूम के बारे में सुना है? हाँ, 1861 में अमेरिकन सिविल वॉर शुरू हुआ। अमेरिका से ब्रिटेन को कॉटन मिलना बंद हो गया, तो उनकी नजर भारत पर पड़ी। मुंबई डेक्कन कॉटन के लिए मुफीद था, तो कपास की मांग बढ़ गई। एकदम से कपास के दाम बढ़ गए, किसानों को साहूकारों से आसानी से कर्ज क्रेडिट मिलने लगा। नतीजा ये हुआ कि 1860 से 1864 के बीच कपास की खेती का इलाका दोगुना डबल हो गया। ये तो किसानों के लिए अच्छा रहा होगा। कुछ समय के लिए, हाँ, लेकिन 1865 में जैसे ही अमेरिकन सिविल वॉर खत्म हुआ, ये बूम भी खत्म हो गया। कपास के दाम गिर गए, एक्सपोर्ट बंद हो गया, साहूकारों ने कर्ज देना बंद कर दिया और पुराने कर्ज वापस मांगने लगे। ठीक इसी समय सरकार ने नया रेवेन्यू सेटलमेंट लागू किया और टैक्स की मांग 50 से 100% तक बढ़ा दी। ओहो, मतलब एक तरफ आमदनी गिरी, कर्ज वापसी का दबाव और ऊपर से टैक्स बढ़ गया। बिल्कुल, रैयत बुरी तरह फंस गए। उनका गुस्सा सिर्फ कर्ज के बोझ, बर्डन ऑफ डेट की वजह से नहीं था। उन्हें लग रहा था कि उनके साथ अन्याय, इनजस्टिस हो रहा है। अन्याय कैसा? साहूकार जो थे वो पुराने पारंपरिक नियम, कस्टमरी नॉर्म्स तोड़ रहे थे। जैसे एक नियम था कि ब्याज, इंटरेस्ट कभी मूलधन, प्रिंसिपल से ज्यादा नहीं हो सकता, पर साहूकार इसे नहीं मान रहे थे। और कुछ? हाँ, 1859 में एक लिमिटेशन लॉ आया था जिसके तहत कर्ज का बॉन्ड सिर्फ 3 साल के लिए वैलिड था। साहूकार इसका गलत फायदा उठाते थे। वो हर 3 साल में किसान से नया बॉन्ड, न्यू बॉन्ड साइन करवाते, जिसमें बचा हुआ ब्याज जोड़कर नया मूलधन, न्यू प्रिंसिपल बना दिया जाता। तो कर्ज बढ़ता ही जाता था। हाँ, और अनपढ़ किसान उन कागजों, डॉक्यूमेंट से डरते थे जिन पर उन्हें अंगूठा लगाने को मजबूर किया जाता था।
उन्हें समझ नहीं आता था कि वो क्या साइन कर रहे हैं। इसीलिए दंगों में उनका पहला निशाना ये बॉन्ड और बही खाते ही बने। इस पर भी कोई रिपोर्ट बनी थी, डेक्कन राइट्स कमीशन? हाँ, दंगों की जांच के लिए डेक्कन राइट्स कमीशन बनी, जिसने 1878 में रिपोर्ट दी। दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट में दंगों के लिए साहूकारों को तो दोषी ठहराया गया, लेकिन सरकारी टैक्स की मांग को काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया गया। तो ये भी एक तरह से सरकार का बचाव था। लगता तो यही है। ये फिर वही बात साबित करता है कि सरकारी रिपोर्ट्स, ऑफिशियल रिपोर्ट्स अक्सर पूरी तस्वीर नहीं दिखाती और हमें उन्हें सावधानी से पढ़ना चाहिए। तो हमने देखा कि कैसे बंगाल, राजमहल और डेक्कन, इन तीनों अलग अलग इलाकों में औपनिवेशिक नीतियां, कॉलोनियल पॉलिसीज, फिर अमेरिकन सिविल वॉर जैसी वैश्विक घटनाएं, ग्लोबल इवेंट्स, और लोगों का स्थानीय प्रतिरोध, लोकल रेजिस्टेंस, ये सब कैसे आपस में जुड़े हुए थे। बिल्कुल। और ये भी देखा कि कैसे समुदायों, कम्युनिटीज ने मुश्किल हालात का सामना किया और लचीलापन, रेजिलियंस दिखाया। चाहे वो बंगाल के जमींदारों की बेनामी बिक्री हो, पहाड़ियों का पीछे हटना और विरोध करना हो, संथालों का विद्रोह हो, या फिर डेक्कन के रयतों का गुस्सा। और ये भी कि हमें आधिकारिक स्रोतों, ऑफिशियल सोर्सेस को हमेशा आलोचनात्मक नजरिए, क्रिटिकली से देखना कितना जरूरी है। आखिर में एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। क्या आज की आर्थिक नीतियां, इकोनॉमिक पॉलिसीज या व्यापार समझौते, ट्रेड एग्रीमेंट्स भी अनजाने में लोगों की जिंदगियों पर वैसे ही गहरे और कभी-कभी अनचाहे प्रभाव डाल सकते हैं, जैसे अतीत में औपनिवेशिक नीतियों ने डाला था? इतिहास के ये सबक हमें अपनी आज की दुनिया को समझने में कैसे मदद कर सकते हैं?